इसे बचपन से ही ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा झुमके पसंद थे। मन्नत को खुशी के साथ साथ हैरत भी हो रही थी, क्योंकि हाशिर ने पिछले कुछ सालों से अपने साथ साथ सीरत और मन्नत को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मन्नत तो खुशी से फूले न समाई और जड़ से फैसला कर लिया ये झुमके वो सीरत के निकाह में पहनेगी। फिर इसकी नज़र गिफ्ट के साथ रखे छोटे से कार्ड पर गई, जिस पर तहरीर था, मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आज मन्नत और हाशिर की शादी की 6ठी सालगिरह थी। मन्नत ये बात को कैसे भूल गई। सच तो ये था कि जब से हाशिर ने अपनी ज़ात को इग्नोर करना शुरू किया था, मन्नत अपने आप को कहीं भूलने लगी थी। पिछले 3 साल से इन्होंने कौन सी खुशी साथ मनाई थी जो ये याद रहती। वो कमरे से बाहर निकली तो सामने से सीरत आ रही थी। सीरत, तुम्हारे भाई कहाँ है? भाई को मैंने छत की तरफ जाते देखा। सीरत ने बताया। भाभी, आपके हाथ में क्या है? सीरत ने इसके हाथ में रखे गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम्हारे भाई ने शादी की सालगिरह का तोहफा दिया। इसने शर्माते हुए बताया। ये तो बहुत खूबसूरत है, जल्दी से पहन के दिखाए ना। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सीरत इसे पहनाने लगी। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, भाई को दिखाकर आए। सीरत शरारत से कहते हुए मुस्कुराई। भाई छत पर आपका इंतजार कर रहे हैं। सीरत जानती थी कि इसकी मंगनी के बाद इसका भाई बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। पहले की तरह हंसता है, बोलता है, इसके साथ घंटों बात करता है। 3 साल पहले इस रात के बाद हाशिर बिल्कुल बदल चुका था। एक नरम दिल इंसान पत्थर बन चुका था। वो शख्स जो सबको अपनी मोहब्बतों से अपनी तरफ खींचता था, अपनी सर्द मैरी से सबको दूर कर गया। और अगर इस सब में ज़्यादा किसी ज़ात को इग्नोर किया था तो इसकी प्यारी सी बीवी को, जो हाशिर के नाम से हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीती थी। वो हाशिर की दीवानी थी, इस पे मरती थी, इसका ख्याल रखती थी। अपनी ज़िंदगी में कितने ही दीवाने लड़के देखे थे जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते, इनका दिल जीतने की कोशिश करते, लेकिन अपने भाई की दीवानी मन्नत जैसी लड़की कहीं नहीं देखी थी। वो छत पे आई तो हाशिर छत की दीवार पर बाजू रखे आसमान की तरफ देख रहा था। पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो मुस्कुराया। गिफ्ट कैसा लगा? हाशिर ने पूछा। बहुत प्यारा, वो चखते हुए बोली। प्यारी सी बीवी को मद्देनजर रखते हुए खरीदा है। मन्नत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और पीछे से इसको अपनी बाहों में लिया। थैंक यू, मन्नत ने हाशिर के गिर्द बाहों का घेरा बनाते हुए कहा। मन्नत का सर हाशिर की पीठ पे था और दोनों बाजू इसके गिर्द लपेटे थे। हाशिर मुड़ा और इसे अपने सीने से लगाया। तुम्हें पता है तुम्हारे कितने थैंक यू मुझ पर उधार है? मैंने कभी नहीं कहा। तुम क्यों कहती हो? हाशिर इसके गिर्द घेरा बनाते हुए बोला। बहुत प्यारी लग रही हो। हाशिर ने कानों के झुमकों को छेड़ते हुए कहा। सीरत ने पहना दिए। मैं इसके निकाह में पहनने वाली थी। हाँ, सीरत का निकाह, ये लफ्ज़ इसके लिए सुकून था। खैर, मेरा गिफ्ट? इसने आगे हाथ फैलाते हुए मुशरारत से कहा। आपका गिफ्ट? वो कंफ्यूज होकर बोली। हाँ, तो तुम मेरा गिफ्ट नहीं लाई? हाशिर, मैं भूल गई थी। वो नजरें झुकाए, उंगलियां हाथों में मरोड़ते हुए अपना करारे जुर्म कर रही थी। हाशिर को मन्नत पर टूट के प्यार आया। खींच कर इसे अपने सीने से लगाया। कोई बात नहीं मेरी जान, पिछले 3 साल से मैं अभी तो भूला हुआ था ना। मन्नत ने कभी इससे शिकायत ना की थी, लेकिन एक आंसू आया। ये आंसू कोई शिकवा शिकायत नहीं बल्कि मन्नत की खुशी का था। मन्नत ने अपना मुंह हाशिर के सीने में छुपाया और सुकून से आंखें बंद कर ली। तो ये कैसे कह सकता है कि तुझे इससे मोहब्बत है? महराज ने यह सवाल 10वीं बार पूछा था। तो ये क्या? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। ये भी तो हो सकता है तूने इसकी आवाज़ सुनी और तुझे अच्छी लगी हो। महराज ने इसे एक बार फिर से समझाना चाहा। ऐसा पहली बार हुआ था कि सलार ने कहा हो कि इसे किसी से मोहब्बत हो गई, वरना वो कहीं ही लड़कियों से मिलता था। मैं रात तो ठीक से अंदाज़ा भी नहीं लगा सका था कि इसकी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और कितनी अब तक अब भी इससे मिलती हैं, लेकिन फिर किसी लड़की को पहली नज़र में देखकर मोहब्बत का दावा करना महराज की समझ से बाहर था। महराज जानता था कि सलार एक जुनूनी इंसान है। मोहब्बत का दावा महराज को हजम नहीं हो रहा था। हाँ, मुझे बस इसकी आवाज़ अच्छी लगी, इसलिए वो मेरे ख्वाबों में आ रही है। महराज, तू समझ क्यों नहीं रहा? मैंने इसे अपने ख्वाबों में देखा है। महराज, मुझे लगता है इसे मेरे लिए बनाया गया है। अल्लाह ताला ने इसे मेरे लिए भेजा है। तू बता, अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है? सोच, सिर्फ सोच। तू इसके बारे में सोचता है इसलिए वो तेरे ख्वाबों में आ गई और कुछ नहीं। महराज ने वजह बताई। नहीं, मैं किसी के नहीं सोचता, हसीन से हसीन ही क्यों ना हो। मैंने आज तक किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा। आज तक कोई लड़की मेरे ख्वाबों में नहीं आई। महराज, वो बेबसी से बोला। तुझे तजस्सुस भी तो हो सकता है इसे देखने का। महराज ने फिर वजह बताई। कमीने, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे मोहब्बत हो गया? वो गुस्से से चिल्लाया। जिस पर किचन में चाय बनाती आय तप गई। इतनी भी तमीज़ नहीं इस बंदे को, किसी के घर में बैठा है। अगर ये महराज का बेस्ट फ्रेंड ना होता तो हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल देती। यार क्या कर रहा है? आस्था बोल, आय सुन लेगी। महराज ने इशारे से कहा। हाँ आयत भाभी, जब तुझे इनसे मोहब्बत हुई थी तो तुझे कैसा महसूस होता था? सलार, तू मेरे हालात से नावाकिफ तो नहीं? हाँ मेरे यार, मेरे साथ वही हो रहा है ना। मुझे सारी रात नींद आती है ना दिन में
से गुजरता है, बस दिल करता है वो मेरे सामने बैठी रहे और मैं इसे देखता रहूँ। मेराज मेरा दिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। ये मोहब्बत है ना मेराज? वो मेराज की आंखों में देखते हुए यकीन से पूछ रहा था। मेराज ने मुस्कुराकर असरार में सर हिलाया। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, मेरी एक ही दोस्त काफ़ी है। जी मेरी प्यारी बहन, मैं जानता हूँ कि आप लड़कों से दोस्ती नहीं करती और आपके लिए एक ही दोस्त काफ़ी है, मगर वो कॉलेज में नहीं है। ज़वायार ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं जब चाहे इसे यहाँ बुला सकती हूँ। सीरत ने कहा, यानी आप मेरी दोस्ती कबूल नहीं करी? आपका आखिरी फैसला है? ज़वायार मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। सीरत ने मुँह सूरते हुए कहा, इसका मतलब था कि हिना की इन्फॉर्मेशन निकालना यहाँ नामुमकिन कामों में से एक है। खैर, गाती बहुत अच्छा है। आपने कहाँ सुना? सीरत को हैरानगी हुई। कुछ दिन पहले आप हाल में कुछ गा रही थी, मैं इस दिन आया था लेकिन वापस चला गया। थैंक यू, सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे एक बात पूछूं, आप से माइंड तो नहीं करेंगी? नहीं पूछे, सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माइंड नहीं करूँगी। वैसे तो आप चुप चुप रहती है, लेकिन गाते हुए आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? हाँ, मैं सबके सामने आपकी आवाज़ वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं इसे सच्चे दिल से कहा, मैं बचपन से ही गाती हूँ, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं है गाते हुए वक्त मुझ में इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। इसने मुस्कुराते हुए अपनी कैफियत बताई। 2 दिन की बजाय 3 दिन गुजर गया, इसकी कोई खबर ना मिली। वो कई बार इस पियोन को फ़ोन कर चुका था। पियोन हर बार यही कहता कि वो आज किसी भी हाल में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। सलार ने आज तक किसी का इंतज़ार नहीं किया, लेकिन इस लड़की के लिए इसके इंतज़ार भी करना पड़ रहा था। 3 बजे के करीब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था जब इसको इस पियोन की कॉल आई। सलार बेताबी से इसकी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। जी साहब, जी कैसे हैं? बकवास बंद करो, इन्फॉर्मेशन दो मुझे। सलार गुस्से से बोला, जी जी सर। वो लड़की 3rd ईयर की स्टूडेंट है, डॉक्टर बनना चाहती है। जिस कॉलेज में पहले पढ़ती थी वो इसे टॉप करके आई है। मुझे ये सब कुछ नहीं जानना। बताओ इस लड़की का नाम क्या है? जी इसका नाम सीरत कुरैशी है। फैमिली में एक भाई और भाभी हैं। लेने और छोड़ने इसका भाई आता है। और सर जी यहाँ कहीं आसपास ही रहती है, घर का नहीं पता मुझे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत मिल जाएगी। आप पियून के मतलब की बात की तो वो खुल उठा। जी जी सर जी, बहुत शुक्रिया। अगर कोई काम हो और कोई काम हो। अभी पियून बोल ही रहा था कि सलार ने फ़ोन बंद कर दिया। सीरत कुरैशी, इसने आज ज़िंदगी में पहली बार इतनी मोहब्बत से किसी का नाम लिया था, फिर रुका नहीं। सीरत कुरैशी नहीं, सीरत सलार, ये बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। फिर अपनी बात पर कहका लगाकर हंसा मुजम्बल, मेरे यार एक बात तो बताओ, इस लड़की में ऐसा क्या है जो शाहसाई इसके इस तरह से पीछे पड़े हैं? जब आसिफ ने इस लड़की के लिए शाहसाई की फिक्र देखी तो वो पूछे बगैर ना रह सका। तुझे नहीं पता इस लड़की से मोहब्बत करते हैं? वो मुजम्मल ने बताया। हाँ साई, और मोहब्बत वहाँ होती है जहाँ दिल हो। शाही के दिल सीने में पत्थर है, पत्थर दिल नहीं हो। तुझे क्या लगता है शाही किसी भी लड़की की मोहब्बत में पड़ जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो लड़की 18 साल की भी है। आसफ ने मुजम्मल की बात को टालना चाहा। आसफ अल्लाह चाहे तो पत्थर के सीने में भी मोहब्बत पैदा कर दे। शाह साई तो फिर इंसान है। तुझे वाकई लगता है कि शाह साई इस लड़की से मोहब्बत करते हैं? ना सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये इश्क है, ये जुनून है इनका। ये मैं दावे से कह सकता हूँ आसफ, अगर शाह साई को वो लड़की ना मिली या तो मर जाएंगे या मार देंगे। मैंने बचपन से शाही को देखा, वो जिस चीज़ को चाहते हैं इसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इस लड़की के लिए जो जज्बा इनके दिल में जागा है वो इसे इश्क का नाम भी दे चुके हैं। सीरत, मन्नत और हाशिर के साथ बाजार आई थी अपने निकाह की शॉपिंग करने के लिए। इसे एक रूसी जोड़ा बहुत पसंद आ रहा था। भाभी ये कितना खूबसूरत है। लाल जोड़े पर हाथ फेरते हुए एक बार फिर बोली, भाभी मैं यही ड्रेस पहनूंगी, देखिए तो सही कितना हसीन है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रही। ठीक है भाई, मेरी गुड़िया को यही ड्रेस पसंद है तो हम ले लेंगे। मन्नत ने इसे खुश करते हुए कहा। ये हुई ना बात, वो लहंगा पैक कर बाकी चीज़ें खरीदने लगी। मुझे समझ में नहीं आता, या तुम औरतों ने शॉपिंग करनी है तो मुझे क्यों साथ लटका के लाई हो? ये पहले तो हाशिर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि वो दोनों ज्वेलरी ले रही थी। भाई मैंने कहा था ना अपने निकाह पे हर चीज़ अपनी मर्जी से लूँगी। गुड़िया मैं जानता हूँ ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर आई हो। तुम लोग दोनों कर लेती शॉपिंग। बेकार में मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली, लेकिन हाशिर आपने वादा किया था आप हमारे साथ शॉपिंग पे आएंगे। मन्नत ने कभी भी हाशिर के बगैर घर से बाहर नहीं जाती थी, इसलिए हाशिर ने रात को इससे शॉपिंग करवाने का वादा किया। पछता रहा था क्योंकि सीरत को कोई भी चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती थी। ठीक है तुम दोनों शॉपिंग करो, तब तक मैं जाकर गाड़ी में बैठता हूँ। वो मजीद इन दोनों के साथ अपना सच खपाने का कोई इरादा नहीं रखता था, इसलिए जाकर गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि ये बात तो पक्की थी कि सीरत और मन्नत की शॉपिंग आज की तारीख में ख़त्म नहीं होने वाली थी। वो न जाने कितनी देर गाड़ी में बैठा था कि नज़र सामने के मंजर पर पड़ी। हाशिर की आंखों में अचानक सुर्खी पैदा होने के लिए तो वो बस वही जानता कि ये मंजर इसके लिए कितना तकलीफ दिया था। हाँ 3 साल बाद वो इसे देख रहा था। यही वो मंजर था जिसकी वजह हाशिर 3 साल पहले खुलकर मुस्कुरा नहीं सका। हाशिर इसकी आंखों में आंसू साफ देख रहा था, लेकिन अगले पल इसने नफरत से
नज़र फेरते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और मन्नत को फ़ोन करके कहा बहुत हो गई शॉपिंग, जितनी कर लिया अब चलो बाकी बाद में कर लेना। वो फ़ोन पर इतने गुस्से से धड़ा के मन्नत बिना सोचे समझे सीरत का पकड़ कर शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। ओहो भाभी क्या हो गया, अभी तो हमने शॉपिंग की ही नहीं है। नहीं सीरत चलो तुम्हारे भाई को गुस्सा आ रहा है, लेकिन भाभी अभी थोड़ी देर पहले तो भाई काफ़ी खुशगवार मूड में थे। हाँ सीरत पर पता नहीं अचानक से इन्हें क्या हो गया, इससे पहले कोई तूफान आए। चलो यहाँ से चलते हैं। आए तो बेतहाशा रोई थी, रात के 3 बजे रहे थे, सोया तो महराज भी ना था। आज आए थे, तहज्जुद पढ़ रही थी वो, आज रात कमरे में भी ना आई। रात इसने खाना तक ना खाया। महराज बहुत डिस्टर्ब था, ना जाने कितनी ही बार जाके आयत को देखा था। जब विधि देखा वो रो रही थी। महराज की हिम्मत ना हुई कि वहाँ से जाके बात कर ले। इसे तो नफरत हो रही थी शख्स से जिसने इसे देखकर मुंह फेर लिया था। फिर वो सोचा वो शख्स हक पर है, इसका हक बनता है कि वो आयत के साथ इससे बदतमीज सलूक करे। 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन वो गम आज भी ताज़ा था। आयत ने इस शख्स को धोखा दिया था जो इसकी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान देने को तैयार था, जो इसकी एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए न जाने कितनी रातें जाकर काम करता। वो इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देता था, लेकिन आज वो रो रही थी और इस शख्स ने अपना मुंह फेर लिया। महराज का दिल किया कि वो जाकर इससे बात करे। इतनी सर्दी में वो बाहर बैठी है, इसे समझाकर कमरे में लाना चाहता था। वो जानता था इस घर का माहौल कुछ देर ऐसे ही रहेगा। आयत इससे नाराज रहेगी, सर्दमैरी दिखाएगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि वो इससे बात ना करे। ऐसा ही होना था, वो ऐसा ही होता आया था हमेशा से। आज जब भी अदास होती वो महराज से बात करना छोड़ देती, तंज करती, सर्दमैरी दिखाती, मुंह फेर लेती, हर बात में गलतियां निकालती, इसे साथ दिलाने की कोशिश करती। वो गलत था, गलत तो आयत भी थी, वो भी गलतियां निकाल सकता है, वो भी मुंह फेर सकता था, तंज के तीर चला सकता था, लेकिन इसे तंज करना आता कहाँ था। इसे तो बस मोहब्बत करनी आती थी, वो भी सिर्फ आयत से बेशुमार बेपना। वो अंधेरे काले जंगल में भाग रही थी। वो नहीं जानती थी इसकी मंजिल क्या है, वो नहीं जानती थी कि इसका ये सफ़र का ख़त्म होने वाला है। भागते भागते इसके पैर दुखने लगे। नंगे पैर जंगल में भागते में न जाने कितने कांटे इसके पाँव में खूब चुके थे, लेकिन इसे अपनी परवाह कहाँ थी। इसे तो अपने घर जाना था। इसे फिक्र थी तो इस बात की कि इसके घर वाले इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, कभी कोई आवाज़ इसके बिल्कुल करीब से आती तो कभी कोई बहुत दूर से। वो बचपन से डरपोक थी, इसे जानवरों की आवाज़ों से डर लगता था, बिजली के कड़कने से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था। लेकिन आज वो शख्स इसे इस मुकाम पर ले आया था जहाँ डर के अलावा कुछ ना था। डर के मारे वो ये अपनी आवाज़ तक नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि इसकी आवाज़ सुनकर कोई भी जंगली जानवर इसे अपना नवाला बना जाएगा। लेकिन जानवर जो इंसान की खुशबू तक सूंघ लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा था अभी तक किसी जानवर ने इस पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि इस जंगल से खतरनाक तरीन जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। इसने कभी किसी से नफरत नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार इसे किसी से नफरत महसूस हो रही थी। वो तो क्या इस शख्स ने इसे अपने घर वालों की नज़रों में गिरा दिया? क्या वो लोग इस पर यकीन करेंगे जब इनको बताई गई कि वो घर से भागी नहीं थी बल्कि इसे उठाया गया? तो क्या वो लोग इस पर यकीन कर लेंगे? वो कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी, आज इस पर जंगल में वो अकेली थी। यहाँ फिर हज़ारों की तादाद में जानवर खौफ से शदीद सर्दी में भी इसके माथे पर पसीना था। भागते भागते थक के वो एक दरख्त के नीचे आ बैठी, लेकिन अगले ही पल अपने पैर पर कोई चीज़ चलती हुई महसूस हुई। वो चीखना नहीं चाहती थी, लेकिन खौफ से इसकी चीख निकली। इस चीख के साथ ही चारों तरफ से जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इन आवाज़ों से जंगली जानवरों की तादाद का अंदाज़ा करना आसान ना था। इसने अपने पैरों पे कोई चीज़ चलती हुई महसूस हुई, यकीनन इसे किसी सांप ने डसा था। फिर जहर इसके जिस्म में फैलने लगा और वो आस्ता आस्ता बेहोश होगी। ये तुम क्या कह रही हो हिना? क्या सच में तुम्हारी शादी होने जा रही है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। सीरत को हैरानगी के साथ साथ खुशी भी हो रही थी। हाँ, मेरी शादी होने जा रही है, वो भी तेरे निकाह से 2 दिन पहले। इसमें ज़्यादा खुश होने वाली कौन सी बात है, क्योंकि इस दुनिया में एक और हसीन तरीन कुंवारी लड़की की कमी होने वाली है। हिना बड़े स्टाइल से अपने आगे आए हुए बाल पीछे करते हुए बोली, नहीं हिना, शादी करने से कोई मरता तो नहीं। सीरत ने मासूमियत से कहा। हिना का दिल चाह के वो अपना सर पीट ले। ओह बेवकूफ़ों की सरदारनी, कुंवारी लड़की का होने का मतलब है कि मैं शादीशुदा हो जाऊंगी, ना कि मैं मर जाऊंगी। मुझे लगा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की जा रही है, इसलिए तुम मरना चाहती हो। यार सीरत, ज़रा सी बात पर मैं क्यों मरूंगी? हिना ने शादी जैसे संगीन मसले को ज़रा सी बात करार दिया। हिना, तुम्हें क्या ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि जिस आदमी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है इसे तुमने देखा तक नहीं? हिना जैसी बोल्ड लड़की का शादी के लिए इस तरह हाँ कर देना सीरत को हैरान कर गया। वो लड़की जो एक लिपस्टिक भी 1000 बार चेक करने के बाद लेती है, वो शादी के लिए जहाँ इसके माँ बाप ने कहा वो यहाँ कर दी। सीरत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरे पापा ने हमेशा मेरे
सारी बातें माननी है। मैं जानती हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए अपने जैसा ही कोई ढूंढा होगा और मैं मानती हूँ कि जो इंसान खुद गलत नहीं होता इसके साथ कभी गलत नहीं होता और मैं हमेशा इस बात से एग्री करती हूँ। जहाँ मेरे पापा कहेंगे मैं वही शादी करूँगी। लेकिन ही ना एक बात तुम्हें बाबा को तो तुमसे पूछना चाहिए था इस बारे में। और मेरी जान, हम पठान है, पठान हम शादी के सिलसिले में लड़कियों से नहीं पूछते। हिना पठान खानदान से ताल्लुक रखती थी लेकिन इसकी उर्दू बहुत साफ थी। हिना को हर चीज़ की आज़ादी थी लेकिन इस ही शादी का फैसला इसके बाबा करेंगे, ये बात हमेशा से जानती थी। इसलिए वो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार थी। ज़वायार ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाएगी। अगले हफ्ते ज़वायार का निकाह था जिसके लिए वो बहुत खुश था। यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की ने पहली ही नज़र में इसे मोहब्बत का मफ़हूम समझा दिया, अगले हफ्ते वो इसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही है। ज़वायार ने सिर की बातों में लगा कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लगवा ली और फ़ौरन इसके घर अपना रिश्ता भेज दिया। हैरानगी तो तब हुई जब हिना के बाबा और ज़वायार के बाबा स्कूल के ज़माने से क्लास फेलो निकले। फिर क्या था, ज़वायार के बाबा ने हिना का रिश्ता मांगा। वैसे तो हिना के लिए कहीं रिश्ते आए थे लेकिन इन्हें कोई भी इतना बेहतर ना लगा। लेकिन जब इन्हें ये पता चला ज़वायार ना सिर्फ हिना का तलबगार है बल्कि इसकी मोहब्बत में मुतला था, वो खुश हो गए और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन मसला ये था, यह बाजार अगले ही हफ्ते 3 माह के लिए कैनेडा जाने वाला था और वो लोग चाहते थे वो हिना की शादी कर दे ताकि ज़वायार और हिना दोनों कैनेडा जाए। लेकिन हिना के बाबा ने इनका ये मसला हल कर दिया क्योंकि वो चाहते थे वो जल्द से जल्द अपनी बेटी को इसके घर में बसता हुआ देखे। ज़वायार के सारे मसाइल हल हो गए थे। वो हिना का सबसे बड़ा मसला सामने आया। बाबा को इतनी जल्दी क्या थी यार, मेरा मैनीक्योर पेडिक्योर फेशियल कितना कुछ करना है। मैंने बाबा को तो लड़कियों की प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं, कितने मसाइल होते हैं दुल्हन के। फिर क्या था, हिना मैडम अपना बैग उठाकर अपनी प्यारी सी सहेली का हाथ थाम कर, जिसका अपना निकाह इसके निकाह के 2 दिन बाद था, ब्यूटी पार्लर चली गई। आए 3 दिन से खाना बनाए नाम खा रही थी। वो हर वक्त परेशान रहती, हर वक्त रोती रहती और साथ पर भी कम तो ध्यान देती, जिस पर महराज को गुस्सा बहुत आता। लेकिन इसकी ज़हनी कैफियत को मद्देनजर रखकर इग्नोर कर देता। वो जितना हो सके खुद ही साथ का ख्याल रखता। 3 दिन से ठीक से खाना ना खाने की वजह से आज इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। महराज ने घर पर ही डॉक्टर को बुलवाकर इसे ड्रिप लगवाई थी। महराज और आए 3 दिन से एक दूसरे को सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही मुखातब करते थे। महराज अपने आप को कसूरवार समझता और आयत को भी सारी गलती महराज की लगती। आयत जानती थी कि जितनी गलती महराज की है इतनी ही इसकी भी है, लेकिन फिर भी जब भी इसे अपनी गलती का एहसास होता वो सारा इल्ज़ाम महराज को देती और महराज को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस ये चाहता था आयत खुश रहे। लेकिन इस बार आयत ने महराज से कुछ ना कहा। इसने तो इससे बात करना छोड़ दी, शायद इसलिए इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अपने दिल में गुबार रखने की वजह से आयत की तबीयत बहुत ख़राब होगी। जब इसकी आँख खुली तो अपने आप को मिट्टी के एक कमरे में पाया। साफ़ सुथरी चारपाई और चादर के ऊपर सर्दी के पास डबल रजाई रखी गई थी। कमरा साफ सुथरा और खाली था। कमरे में 2 दरवाजे थे, एक जो घर के अंदर जाता था और एक बाहर। वो हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ देखा जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी और कुछ मर्द आपस में बातें कर रहे थे। यकीनन वो शाह के आदमी थे। इसका मतलब था कि इसकी आज़ादी खत्म होगी। वो उठी और अपने घर के अंदर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ थोड़े से फासले पर एक और कमरा था जो शाह किचन था जिसमें आग जल रही थी। वो आगे नहीं गई बल्कि वापस इस कमरे में आकर चारपाई पर लेट के सोचने लगी अब वो यहाँ से किस तरह निकलेगी, निकल भी पाएगी या नहीं, अब वो अपने घर वापस पहुँच पाएगी। वो बचपन से परियों देव की कहानी सुनती आई थी जिसमें देव परी को उठा के ले जाता है, हमेशा के लिए अपने पास रखता है, फिर एक शहजादा आकर इसे छोड़वा आता है। इस वक्त परियों और देव की वो कहानी से अपनी जिंदगी जैसी लग रही थी कि ऐसे छुड़ाने के लिए भी कोई शहजादा आएगा या वो हमेशा हमेशा देव की कैद में रहेगी। थकन के एहसास के साथ बेबसी से वो रोने लगी क्योंकि रोने के अलावा अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। फिर रोते रोते से याद आया कि जंगल में बेहोश होने से पहले किसी चीज़ ने काटा था। वो उठी और अपने पैर देखने लगी जहाँ से उसे सांप ने डसा था, जहाँ 2 सुराख नुमा छोटे छोटे से निशान थे। इसे फिर से वो ड्रोनी राय याद आने लगी। वो हमेशा से डरपोक थी। इसको लगता था कि बिजली ज़्यादा कड़के तो इसे आग लग जाएगी, अगर घर पर अकेली रहेगी तो डर जाएगी, अगर कोई छिपकली या काकरोच सामने आएगा तो इसका क्या होगा। लेकिन इस तरह सब कुछ हुआ। बिजली भी चमकी, वो अकेली भी थी और ना जाने कितने जानवर थे इस जंगल में, लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। इसे कुछ ना हुआ। अपने पैर का निशान देखकर वो फिर से बेख्तियार होने लगी। अगर कोई आज इसका अपना इसके साथ होता तो इसे अपने सीने से लगा कर चुप कराता। हाँ, अगर कोई होता। वो फिर से रोने लगी। बीबी जी, आपको होश आ गया। एक औरत इस कमरे में आई हो। इसको देखते हुए बोली। इसे देखकर वो उठकर बैठने लगी लेकिन औरत ने उठने ना दिया। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये कौन सी जगह। इसने कमरे के बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बीबी जी ये मेरा घर है, आपको सामने डस लिया था बीबी जी, और फिर इतनी बारिश की वजह से रास्ते ही बंद हो गए, कोई डॉक्टर कोई तबीब ना मिला आपके इलाज के लिए, शायद ही तो बिल्कुल कमले हो गए थे, ऐसा लगता था
कि अगर आपको कुछ हो गया तो या तो मर जाएंगे या मार देंगे, मगर अल्लाह ने बड़ा रहम किया बीबी जी, आपकी जान भी बच गई और शाहसाई के हाथों हमारी भी। आपके सारे जिस्म में जहर फैलता जा रहा था। शाहसाई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके पैर से जहर निकालकर आपकी जान बचाई। आपके बाद शाहसाई की अपनी तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन इन्होंने परवाह ना की जब तक इन्हें ये यकीन ना हो गया कि अब आप ठीक है। वो इस कुर्सी से ना उठे। औरत ने पास रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोई किसी के पीछे इतना खतरनाक जंगल में जाता है क्या? कोई अपनी जान खतरे में डालकर किसी दूसरे की जान बचाता है? ना बीबी जी, ये सब इश्क करवाता है। और शाहसाई तो अपने इश्क के इम्तिहान में अव्वल दर्जे से पास हो गए हैं। 3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है यहाँ। जिस रात आपको यहाँ लाया गया इस रात भी बहुत बारिश थी। हवेली तक जाने के सब रास्ते बंद थे, इसलिए शाहसाई ने अपनी खिदमत का शर्फ मुझे बख्शा। हमारी तो नस्लें भी शाहसाई की गुलाम है। मेरा मियाँ शाहसाई के लिए काम करता है। वो न जाने कितनी ही देर इस औरत की बातें सुनती रही, फिर बोली, मुझे घर जाना है। जी बीबी जी, मैं अभी शाहसाई से कहती हूँ वो अपने साथ आपको हवेली ले जाए। वैसे तो अभी तक रास्ते नहीं खुले, लेकिन शाहसाई अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। वो आपके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे हवेली नहीं, अपने घर जाना है। वो खासी ऊंची आवाज में बोली। यकीनन बाहर खड़े 4 हट्टे खट्टे मर्दों ने ये बात सुन ली होगी। शाह को भी ये बात पता चल गई होगी कि वो होश में आ चुकी है। वो बेख्तियार अपनी गलती पर पछताई। अरे बीबी क्या कर रही है? शाहसाई तुम्हें अपनी हवेली की रानी बनाकर रखना चाहते हैं, तुम अपने घर जाने की बात कर रही हो। इस औरत के शोहर ने पहले ही बता दिया था, इस बीबी का सर घुमा हुआ है। शाहसाई इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, और ये लड़की इनसे भाग रही है। शाहसाई के जुनून की एक झलक वो औरत अपने सामने देख चुकी थी। वो जानती थी शाह इस लड़की के इश्क में कुछ भी कर जाएगा, इसलिए इसको समझाते हुए बोली, देखो बीबी, शाहसाई वो इंसान है जो खुद से भी मोहब्बत ना करे। वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। वो एक बादशाह और तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता है। वो कोई बादशाह नहीं है, बल्कि एक जिन है, एक देव जो मुझे उठा लाया और मुझे अब मुझे वापस नहीं जाने दे रहा। कमरे में कदम रखते शाह के कानों में ये आवाज़ पहुंच चुकी थी। तकरीबन 6 बजे वो घर वापस आया। जब इसे आयत की तबीयत खराब हुई वो जल्दी घर वापस आ जाता था। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया आयत से बात नहीं कर रही थी। जब वो घर वापस आया था किचन में कुछ कर रही थी, साथ साथ से बातें कर रही थी। इसका मतलब था कि अब आयत का मजीद उदास रहने का कोई इरादा नहीं। मेराज को खुशी हुई, शुक्र है आयत अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ गई। वो भी खुशी खुशी किचन में आ गया। अरे वाह, बड़े मजे की खुशबू आ रही, क्या बना? इसने फौरन डिश का ढक्कन उठाते हुए बिरयानी देखी। अरे वाह, आज तो मजे हो। मेहराज मुस्कुरा के बोला। आज आयत किसी उजड़ी हालत में ना थी, बल्कि काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार इसका इंतज़ार कर रही थी। आज सारा बेगम दोपहर में इसके घर आई थी, जो मेराज की चाची थी। आयत हमेशा से इनसे अपने दिल की बात कह देती थी। ये बात अलग कि मेहराज के चाचा से इसकी कभी तफसीली बात ना हुई थी। चाची ने इसे समझाया कि वो अपने मेहराज के साथ गलत कर रही है। जो हो चुका है अब इसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कुछ ठीक है इसे गलत करना भी कोई अक्लमंदी नहीं। मेहराज जो बात इसे 3 सालों से समझाने की कोशिश है वो सारा चाची कुछ ही लम्हों में समझाएगी, क्योंकि सच है एक औरत का दर्द सिर्फ औरत ही समझ सकती है। इसने खुद से ये वादा किया था कि वो मेहराज के साथ कोई तकलीफ नहीं देगी। अल्लाह ने इसे अच्छा मोहब्बत करने वाला शोहर और एक प्यारा सा बेटा अता किया। इसकी बेकदरी करके वो अल्लाह की नज़रों में गुनाहगार हो रही थी, और अब वो मज़ीद इन रिश्क की नाफरमानी नहीं करेगी, बल्कि मेहराज के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेगी। मेहराज नीचे आया तो आयत ने मुस्कुरा कर इसका इस्तकबाल किया। क्या बात है बीवी, आज तो मुस्कुरा कर कत्ल ही कर दोगी। मेहराज की बात पर आयत ने मुस्कुराना बंद किया, मुँह बसूर कर कुर्सी पर बैठ गई। अच्छा सॉरी यार, मूड ठीक कर को ना, कितने दिनों बाद तुम्हें मुस्कुराते देखा है। तुम्हारी मुस्कुराहट ने इतने दिनों की थकन उतार दी। आज फिर मुस्कुराई गजबदार रही है। मेहराज में मैं आयत की तैयारी पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, मैं तो हर रोज़ गजब डालती हूँ। आयत ने एक स्टाइल से मेराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ जी बिल्कुल, आप तो कई सालों से मेरे दिल पर बिजलियाँ गिरा रही हैं। मेराज ने इसका हाथ थाम कर अपने लबों पर रखा। आई लव यू आयत, आई लव यू वेरी मच, प्लीज़ हमेशा ऐसे ही रहा करो। अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मेराज ने खींच कर इसे अपने सीने से लगाया, और आयत हमेशा की तरह एक बार फिर एहसास जुर्म में घिर गई। आयत को ये बात कभी समझ नहीं आती थी, जब भी वो उदास होती वो मेहराज को तकलीफ क्यों देती है, लेकिन अब इसने अपने आप से वादा किया था चाहे कुछ भी हो जाए अब मेहराज को कोई तकलीफ नहीं देगी। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा कज़न है ना, इसकी 2-3 बार मंगनी है, तुम चलोगी ना? नहीं मेहराज, आपको पता है ना मुझे ज़्यादा लोगों में घबराहट होती है। हाँ तो अगर घर का फंक्शन है तुम्हें चलना तो पड़ेगा। मैं नहीं, मैं तुम्हें जल्दी वापस छोड़ जाऊंगा, और अगले हफ्ते शादी भी है। ठीक है मैं शादी में चली जाऊंगी, आप प्लीज़ मंगनी पर अकेले जाए। आज ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में अक्सर घबरा जाती थी, इसलिए मेहराज ने इसे फोर्स ना किया। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या बात है हाशिर, कुछ दिनों से आपका मूड बहुत ख़राब है। कुछ दिनों से हाशिर बहुत गुस्से में रहने लगा था। पहले तो इसके गुस्से की डर की वजह से मन्नत ने इसे कुछ ना पूछा, लेकिन इसका गुस्सा कुछ कम लग रहा था, इसलिए इसने हिम्मत करके हाशिर से पूछ लिया। वो परेशान गया, हाशिर मन्नत से कभी कुछ नहीं समझता। हाँ मगर वक्ती गुस्से की वजह से मन्नत से कुछ ना पूछती। मैंने 1 हफ्ता पहले इसे बाजार में देखा था।
हाशिर ने वजह बताई, जिस दिन हम शॉपिंग पे गए थे किसी आदमी का हाथ पकड़ा था। इस आदमी के साथ हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था, यकीनन वो बच्चा इसी का था। मन्नत कुछ नहीं बोली। 3 साल बाद हाशिर ने इसका जिक्र किया था। सीरत कहा, वही ना है ना, सीरत की सहेली, इसकी मंगनी है। वो 2 दिन बाद और 1 हफ्ते बाद इसका निकाह। हमारी सीरत से 2 दिन पहले इसका निकाह होगा। बस इसलिए दोनों बाजार और पार्लरों के चक्कर काटती रहती। मन्नत ने मुस्कुराते हुए बताया। सीरत के निकाह का सुनकर हाशिर एक बार फिर से जी उठा। कुछ देर पहले वाला गुस्सा और परेशानी अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तुम भी चल जाती पालो, मेरा भी कुछ फायदा हो जाता। हाशिर ने इसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिसको मुतासर करना चाहती हूँ वो पहले ही मुझसे बहुत ज़्यादा मुतासर है और मैं इन्हें मज़ीद मुतासर करके अपनी जान मुश्किल में नहीं डाल सकती। इसकी बात सुनकर हाशिर ने जोरदार कहकर लगाया। इसको बाहों में लेकर इसके कंधे से बाल हटाए इससे पहले कि वो इस पर मज़ीद झुकता कर कोई शरारत करता। जोरदार दरवाज़ा बजा। हाशिर मन्नत से दूर हटा। आ गई आपकी जंजला बहन। मन्नत मुस्कुराते हुए गेट की तरफ बढ़ी। हम हमेशा से दरवाज़ा बहुत जोर से बजाती थी ताकि इसकी आमद का सबको पता चल जाए। मैं आ गई। सीरत ने किसी मासूम छोटे से बच्चे की तरह बाहें फैलाकर अपने आने की खुशी मनाई। इसके पीछे पीछे हिना हाशिर को सलाम करके सीरत के कमरे में घुस गई। हाँ सीरत, परसों मंगनी हम कल आखिरी चक्कर लगाएंगे बाजार का। हिना बेड पर बैठते हुए बोली, इसका मतलब है कि एक और चक्कर मर गई यार। सीरत ने बेजार होते हुए कहा, हाँ यार, तुम तो कह रही थी कि मेहंदी के ड्रेस के मैचिंग खुद से लेने हैं तुम्हें। यार खुद से भी लेने हैं, वो बाजार जाने का दिल भी नहीं कर रहा। सिर मुंह गुजारते हुए कहा, कल आखिरी चक्कर तुम्हारे गुस्से के ना। हिना ने ऐसे अंदाज में कहा कि सिरों को लगा हिना ने अपनी आई जायदाद इसके नाम कर दिया। भाभी भूख लगी है। सिर कमरे से बाहर निकलते किसी छोटे बच्चे की तरह भाभी के कंधे से चिपकी। हाँ मेरी गुड़िया, 2 मिनट में खाना लगाती हूँ, सीरत ने इसके गाल पर प्यार करते हुए कहा।